नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिजिटल एजुकेशन में स्वागत है। मैं आज 12वीं कक्षा के आरोह पुस्तक के पाठ लेकर आए हैं कविता के बहाने, जिसके लेखक हैं कुंवर नारायण जी। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये प्रारंभ में विज्ञान के विद्यार्थी थे। बाद में इन्होंने एमए अंग्रेजी से किए। इसके बाद अपने साहित्यिक रचनाएं में इन्होंने बहुत विभिन्न तरह की रचनाएं किए, समय दिए थे। जैसे इन्होंने इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, प्रथम में आया था 1956 ईस्वी में। इसके बाद सबसे मशहूर हुए इन्होंने आत्मजयी लिखे, इन्होंने प्रबंध काव्य, जिसे एक मशहूर हुए। और इसके बाद बहुत सारे लिखे हैं, जैसे परिवेश, हम तुम, आत्मजयी से मशहूर हुए, आज और आज से पहले, और मेरे साक्षात्कार, वायसरवा के बहाने। आगे द्वारा जो साहित्य के एक तरह एक बनाए थे, जिसे सप्तक, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में उनके प्रमुख सदस्य रहे। और इन्होंने बहुत सारे रचनाएं भी किए। रचनाएं के माध्यम से विभिन्न तरह के पुरस्कार इन्होंने पुरस्कारों से नवाजा गया, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, कबीर सम्मान, लोहिया सम्मान। सबसे मशहूर हुआ 2009 ईस्वी में 2005 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया। आज जो हमें पढ़ना है कविता के बहाने। कविता के बहाने 12वीं कक्षा में पढ़ना है। कविता के बहाने इन दिनों कविता संग्रह से लिया गया है। कविता संग्रह से लिया गया है। इसमें कवि महोदय बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति को अपनी एक सरल भाषा में अपनी भाषा को किसी मनुष्य के पास रखना चाहिए, ताकि उनकी भाषा को समझ जाए और वो हमारी भाषा को समझे और उनकी भाषा को हम समझें। लेकिन व्यक्ति अपनी भाषा को इतना जटिलता बना देता है, इतना आडंबरपूर्ण बना देता है, इतना चमत्कारपूर्ण बनाने का प्रयास करता है कि भाषा को वह सोचता है कि आखिर करे तो क्या करे। लेकिन आज हम जो कविता के बहाने हैं, इसमें कविता के बहाने में एक जो यांत्रिक दबाव है, यो यांत्रिकता जो दबाव है, उसको लेकर कवि महोदय ने एक कविता को एक कल्पना के माध्यम से इन्होंने बताने का प्रयास किया है। एक इसमें जो कुंवर नारायण जी का पढ़ना है हमें, एक कविता के बहाने हैं, बात सीधी थी पर। कविता के बहाने इन दिनों कविता संग्रह से लिया गया है, और बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं कविता संग्रह से लिया गया है। इसमें एक यांत्रिकता के दबाव को कम करने के लिए कवि अपना कल्पना का परिचय दिए हैं। ऐसे में है कि व्यक्ति को अपनी भाषा को सरल ढंग से रखना चाहिए, और उसमें बहुत ज्यादा चमत्कारपूर्ण, आडंबरपूर्ण बातें नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर वो अपनी जो एक भाषा जो बोलना होता है उससे लोग अलग हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं लेकर चलता हूं कविता के बहाने। कविता के बहाने कविता एक उड़ान है, चिड़िया क्या। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता एक उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। यहाँ कवि महोदय ने कविता कल्पना की उड़ान है, इसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने चिड़िया को उदाहरण दिया है। कहते हैं कि कविता की उड़ान एक असीमित है, जबकि चिड़िया की उड़ान सीमित है। चिड़िया इस घर से जाती है, उस घर जाती है, जाते जाते वो थक जाती है, उसका एक निश्चित स्थान है। लेकिन जो कविता की कल्पना है वो निश्चित नहीं है, वो चिड़िया के उड़ान से वो परे है। वो चिड़िया घर के अंदर बाहर या एक घर से दूसरे घर तक उड़ती है, परंतु कविता की उड़ान व्यापक होती है। कविता की भावों की कोई सीमा नहीं है।
कविता घर घर की कहानी कहती है। वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है, उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से परे है। बेचारी कविता, ये चिड़िया है, वो कविता के जो कल्पना की उड़ान है उसको क्या जाने। अगला पंक्ति बोलते हैं, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता के खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। यहाँ कवि महोदय ने एक प्रकृति मनमोहक वस्तु फूल को भी इन्होंने लिया है और इसमें बोले हैं कि फूलों को देखकर वो प्रफुल्लित होते हैं, कवि खुश होते हैं। फूल से कविता में रंग भाव आदि आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते हैं। फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। उनकी परिणति निश्चित है। वे घर के अंदर बाहर एक घर से दूसरे घर में अपनी सुगंध फैलाते हैं, परंतु शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्यापक रहती है। इस बात को फूल नहीं समझ पाता। अगला में बोले हैं, कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कविता को बच्चों के खेल के समान मानता है। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरह से खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों की क्रीड़ा है। वह बच्चों के खेल की तरह कहीं भी कभी भी तथा किसी स्थान पर प्रकट हो जाती है। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। वे खेलने के समय अपने पराये में भेद नहीं समझते हैं। इसी तरह कवि अपने शब्दों से अंदर बाहर संसार का मनोभाव को रूप प्रदान करता है। अपने बच्चों की तरह बेपरवाह कविता पर कोई बंधन नहीं लागू होता है, ये कवि महोदय ने बताया। अब यहाँ पर है बात सीधी थी पर। इसमें कवि महोदय बताए हैं कि कोई भी व्यक्ति को अपनी सरल और सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उसमें जटिलता नहीं आनी चाहिए। जैसे लिखा है, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उलटा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने। यहाँ कवि महोदय बोल रहे अपने मन के भाव को प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि भाव को सहज रूप से अभिव्यक्त करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, परंतु समाज की प्रकृति को देखते ही वो क्या करता है, अपनी भाषा को चमत्कारपूर्ण बनाने के लिए, उसमें आडंबरपूर्ण करने के लिए, एक प्रभावी बनाने के लिए अपने एक असहज भाषा, जटिल भाषा का प्रयोग करता है। इससे क्या होता है कि वो अपने मूल जो भाव है उसको समझ नहीं पाता है। कवि कहता है कि मैंने मूल बातों कहने के लिए शब्दों को, वाक्यांशों को, वाक्यों को आदि को बदला, फिर उसके रूप को बदला, शब्दों को उलट दिया, पलट दिया, फेर दिया, उसको प्रयोग किया। फिर बोलते हैं तोड़ा मड़ोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो कवि ने प्रयास किया कि भाषा को उलट फेर कर अच्छा ये प्रयोग करें और जंजाल से मुक्त हो, परंतु कवि को कोई भी सफलता नहीं मिली और वो पेचीदा में फंसते चले गए। अब फिर आगे बोलते हैं, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था कि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि कभी उसकी बात को पेचीदा इतना कर दिए कि उसने सारी समस्याओं को ध्यान से नहीं समझा, बात को नहीं समझ पाया कि फिर हमें कहना क्या है, उसको समझ नहीं पाया और हल ढूंढने के बजाय वह और अधिक शब्द जंजाल में फंस गए और बात को पेंच खोलने के स्थान पर टेढ़ा होता गया और कभी उसे अनुचित रूप से कसता चला गया। इससे भाषा और कठिन होती चली गई। शब्दों के प्रयोग पर दर्शक उसे शाबाशी दे रहे थे और उसकी प्रशंसा भी कर रहे थे। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार का मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। जिसका डर था कवि महोदय का, वही बात हो गया। बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगा, परिणाम वही हुआ जिसका वह उन्हें डर था। जैसे पेंच के साथ जबरदस्ती करने से उसकी चूड़ियां समाप्त हो जाती है और उसी प्रकार शब्दों के जाल में उलझकर कवि की बात का प्रभाव नष्ट हो गया और वह बनावटीपन में खो गए।
अंत में कभी अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका तो अपनी बातों को वहीं पर छोड़ दिया। जिस तरह हम लोग ये चूड़ी को कसते हैं और उसको चूड़ी जब समाप्त हो जाता है तब तो में क्या करते हैं, उसको हम लोग ठोक देते हैं उसको उसी जगह ठोक देते हैं। वो हार का मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था और न ताकत। बात में जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पहुँचते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा का सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अंत में जब कोई चीज हम लोग जैसे कसते हैं, चूड़ी समाप्त हो जाता है, उस चूड़ी को ज्यादा कसाव करने से चूड़ी समाप्त हो जाता है, उसी अंत में ठोक देते हैं तो अंदर से कोई कसाव नहीं होता, कोई ताकत नहीं होता है। लेकिन जब सोचते हैं कि कसा गया है, लेकिन उसको जब क्या करते हैं, जब चार उखाड़ेंगे तो फिर क्या उखड़ जाता है। इसी तरह जब अपनी बात को हम रखते हैं, उसमें ज्यादा जटिलता दे देते हैं, ज्यादा असहज भाषा का प्रयोग कर देते हैं, तो अगला व्यक्ति नहीं समझ पाता है, उसको हम समझा नहीं पाते हैं। फिर अपने जो मूल भाव होता है, जो मूल बातें कहने के लिए होता है, उससे मैं विमुख हो जाता हूँ, उसको मैं नहीं कह पाता हूँ। तब इसे ऐसी थी कवि की अभिव्यक्ति बाहरी तौर पर कविता जैसी लगती थी, परंतु उसमें भाव की गहराई नहीं थी, शब्दों में ताकत नहीं थी, कविता पर भावहीन हो गई। जब वो अपनी बात स्पष्ट नहीं कर सका तो बात ने शरारती बच्चे के समान पसीना पोंछते कवि से पूछा, क्या तुमने कभी भाषा को सरलता, सहजता, सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा? यही आज के मूल भाव था, मूल ये बातें थी, कविता के बहाने बात सीधी थी। अच्छा लगे ये मेरा डिजिटल एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।